हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास टॉपिक के अंतर्गत इन प्रमुख अधिनियम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम सम्मिलित हैं। इनके हम प्रमुख प्रोविजन को पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने कल जो पढ़ा था उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम एम लक्ष्मीकांत को, मतलब जिस शेड्यूल में बुक प्रिपेयर की गई है उसी शेड्यूल में हम अपना मेंस का सिलेबस को ड्रॉ करते हुए हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने आपको 10 पार्ट्स बताए थे और एक आपको माइंड में पिक्चर बनाने के हिसाब से बताया था कि किस किस पार्ट्स में हम क्या क्या कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो आज दोस्तों हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जो पार्ट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर उठा रहे हैं। और उसमें भी हम आज कंपनी का शासन यानी कि 1773 से लेके 1858 तक कौन कौन से जो प्रमुख अधिनियम आए थे, जिनका कि भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख उन्होंने एक आधार का कार्य किया या उनके कुछ प्रमुखों को सम्मिलित किया गया, उनको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है, ठीक है। और इसके पहले 1773 तक ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, कंपनी पर। तो यहाँ पर कंपनी आप देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे युद्ध होते हैं, वार होते हैं, बैटल्स होती हैं, छोटे युद्ध होते हैं और एक प्रकार से कंपनी विस्तारीकरण का नीति अपनाती है, ठीक है, भारत में। और वहाँ पर जो इसके बीच में जो अधिनियम थी वो इतनी प्रमुख कंपनी, चूँकि यहाँ पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण नहीं था, इसलिए हमें इस प्रकार के कोई वैधानिक प्रोविज़न हमें वहाँ पर देखने नहीं मिलते हैं या कोई ऐसे एक्ट देखने नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि 1765 में बक्सर की जंग के बाद 1764 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर उसके बाद जब ब्रिटिश संसद को लगता है कि कंपनी की जो रोल है वो बढ़ने लगा है कहीं ना कहीं प्रशासन के तौर पे भी, तो पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस क्या है संवैधानिक महत्व की दृष्टि से दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। दूसरा इसका प्रमुख प्रोविजन था, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि पहले जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार के लिए चार्टर के द्वारा अधिकार दिए गए थे, ना कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए। तो पहली बार जो कंपनी के द्वारा जो भी प्रमुख यहाँ पर शासन किया जा रहा था उसके लिए उसको पहली बार 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू मान्यता मिली। दूसरा दोस्तों, एक प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में ये था, इसका महत्व ये था कि भारत में इस एक्ट के द्वारा दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की तात्पर्य यह है दोस्तों, मानकर चलिए आप कि ये छोटे छोटे प्रांत हैं या ये छोटे छोटे सेंटर हैं, तो इसमें एक ऐसी अथॉरिटी जो सेंट्रल में बैठी है जहाँ पर सर्वाधिक पावर है, तो इसमें शक्तियाँ देने की जो शुरुआत की गई केंद्रीकृत प्रशासन की, तो यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह केंद्रीय प्रशासन जो आज भी एक पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है आज भी प्रमुख एक मुद्दा रहता है। तो आप प्रत्यक्ष तौर पर जब भी आपको सेंट्रलाइजेशन के बारे में लिखना है तो कहीं ना कहीं आप इस फैक्ट को उठा के मेंस में भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम इस एक्ट के प्रमुख प्रोविजन देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इस एक्ट का पहला प्रमुख प्रोविजन ये था कि दोस्तों इस एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। साथ ही उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। और ऐसे जो प्रथम गवर्नर थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाता है, हो सकता है स्टेट सर्विस एग्जाम में ऐसा पूछा जाए आपसे सीधे। तो आप पहला ये प्रोविजन था। दूसरा दोस्तों जो इसका प्रमुख प्रोविजन था इस एक्ट में, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए।
तो देखिए दोस्तों, केंद्रीकरण इस प्रकार से हुआ कि जो शक्तियां पहले विकेंद्रीकृत थी मद्रास, बम्बई और बंगाल में अलग अलग प्रेसिडेंसी में, तो इस एक्ट के आने के बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन बम्बई के गवर्नर जनरल, बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर इनके अधीन हो गए, यानी एक प्रकार से केंद्रीकरण बढ़ा। और पहले की सभी प्रेसिडेंसियां जो थी एक दूसरे से अलग थी। तीसरा इस एक्ट का प्रमुख प्रोविजन यह था दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगर आप स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप किसी फैक्चुअल बुक से उनके नाम देख सकते हैं। यूपीएससी में कभी ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम इंक्लूड नहीं किए हैं। इस एक्ट में चौथा प्रमुख प्रोविजन यह था दोस्तों कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो कंपनी की इफिशियंसी थी उसको बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा। तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार वर्ष पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इस प्रोविज़न का आप वैसे भी उपयोग कर सकते हैं जब कहीं आपका एथिक्स के बारे में लिखना है, और एथिक्स में आप इंटीग्रिटी के बारे में लिखना चाहते हैं या एफिशिएंसी के बारे में लिखना चाहते हैं, और अगर ऐसे वगैरह में आपको लिखना है तो आप ऐसे हिस्टोरिकल एक एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रोविज़न का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और अगर डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इस फैक्ट पे तो नहीं पूछा सकता है, बाकी ये जो तीसरा फैक्ट है या पहला फैक्ट है उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस एक्ट में क्या था, इसका जो पांचवा प्रोविजन था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की एक प्रशासनिक बॉडी, प्रशासनिक निकाय के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित किया गया दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी को यहाँ पर विनियमित और नियमित करने के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, और कंपनी को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का भी प्रयास, जब ब्रिटिश सरकार को ऐसा कहीं ना कहीं यह प्रतीत होने लगा कि भारत में कंपनी का जो वर्चस्व या प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इसको नियंत्रित करने का भी काम करने की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, और जो यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था यानी कंपनी की जो प्रशासनिक निकाय था, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, भारत में इसकी राजस्व, आप याद रखें, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, आपको समझ के हिसाब से तो इसे याद करना ही है, लेकिन चूंकि अब एक्ट है और ऐसे करीब 8-10 एक्ट हमें पढ़ने हैं, तो कुछ कुछ प्रोविजन बार बार ओवरलैप होते हैं, तो हमें याद करने में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं याद करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। हालांकि हमें इस तरीके से यूपीएससी में कुछ जगह आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं कि हर जगह आप इसी ट्रिक के थ्रू याद करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझने हैं। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन, इस एक्ट का जो सबसे प्रमुख प्रोविजन ये था कि इसमें सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर आपको यहाँ पर याद करने के हिसाब से बता दूं, जैसे यहाँ पर जीजी है, इसका SC = GG, अधीन, रिश्वत प्रतिबंध, COD, RND, आप ये याद रखेंगे 5 वर्ष जो हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जैसे जीजी है, यहाँ पर जीजी का जो मीनिंग है गवर्नर जनरल, यानी कि कंपनी के जो कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया। यहाँ पर महत्व नहीं बताना है दोस्तों, चूंकि हमें प्रोविजन बताने हैं, तो इस सेंस में जैसे कि हमने अभी देखा था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो यहाँ से आप जीजी से याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रमुख इसमें प्रोविजन ये किया गया था, जहाँ पर जैसे ये अधीन शब्द है, यानी कि मद्रास जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो ऐसे याद रखेंगे। तीसरा प्रमुख प्रोविजन जो था दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। ठीक है, कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जो चौथा प्रमुख प्रावधान था दोस्तों एक्ट में, उसमें था रिश्वत प्रतिबंध के ऊपर। ठीक है, यानी कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया था। और पांचवा जो प्रमुख प्रावधान था दोस्तों, उसमें हमें एक कंपनी के प्रशासनिक बॉडी के तौर पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, जिसका राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर, राजस्व, नागरिक और यहाँ पर डिफेंस यानी कि सैन्य मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो ऐसे दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट अपना एक्ट देखते हैं। तो दोस्तों ताज के शासन के अंतर्गत, यानी कि जो क्राउन कंपनी का शासन था, सॉरी ताज या क्राउन का नहीं, कंपनी का शासन, उसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा प्रमुख अधिनियम था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था दोस्तों। चूंकि देखो 1773 की एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक 1787 यहाँ पर, सॉरी यहाँ 1781 होना चाहिए, 1781 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस एक्ट में जो कार्यकारी निकाय थी कहीं ना कहीं और जो उच्चतम न्यायालय था उसको पृथक करने का कार्य किया गया था। ठीक है, जो 1781 का अधिनियम था। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसे हम पिट्स इंडिया अधिनियम के तौर पर जानते हैं।
इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं दोस्तों। इस एक्ट में सर्वप्रथम क्या किया गया था, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। देखिए दोस्तों कैसे किस प्रकार से ज़्यादा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है एक्ट बाई एक्ट के थ्रू। तो जो प्रशासनिक जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे और जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे उनको पृथक पृथक कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। दूसरा इसमें प्रमुख प्रोविजन ये था कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने पिछले एक्ट में देखा था कि एक हमारे सामने सीओडी एक एक्ट बनाया गया था। तो यहाँ पर इसे जो है वो जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे, वाणिज्यिक जो मामले थे उनके अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उनके प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका सृजन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके दो ये प्रमुख प्रोविजन थे। हम नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं इस एक्ट का। तीसरा दोस्तों इस एक्ट में प्रमुख प्रोविजन ये था कि जो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सके। ठीक है, तो एक प्रकार से इसमें दो ही प्रमुख प्रोविजन थे। तीसरा हमने इसमें जो नियंत्रण बोर्ड था उसे नागरिक, सैन्य और सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियां दी गई थी। तो देखिए दोस्तों यह दो कारणों से यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था कि पहले इस अधिनियम में जो पहले नाम का उपयोग किया जाता था भारत में वो यहाँ पर कंपनी का शासन होता था, लेकिन इस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। गौर करिएगा दोस्तों, ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक, उसके अलावा दूसरा जो इसका प्रमुख प्रोविजन ये था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर पहला जो प्रोविजन ये था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। तो राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि राजनीतिक निकाय की इसकी स्थापना की गई थी, और पहले जो प्रशासनिक कार्यों के लिए, वाणिज्यिक कार्यों के लिए इसकी। तो देखिए आप इसको अगर प्रशासनिक कार्यों से जोड़ें तो CO2 बराबर नहीं यानी कि पृथक पृथक कर दिया गया इन दोनों को। पहला प्रोविजन ये हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए दोस्तों एक नए निकाय BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, नियंत्रण बॉडी। और उसे तीसरा हमारा ये प्रोविजन ये था, तीसरा जो प्रोविजन था दोस्तों उसमें यह सम्मिलित किया गया था कि उसे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की तो जो दोस्तों हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में अधीक्षण और नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। तो ये इस प्रकार से आप इस एक्ट के प्रमुख तीनों प्रोविजन को याद कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं और अपना तीसरा एक्ट प्रमुख देखते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है वो 1833 का चार्टर अधिनियम है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1829 से लेके 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो उनके टाइम पे यह अधिनियम आया था और संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है ही। साथ ही दोस्तों ये प्रीलिम्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए थे जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, इस तरीके सामाजिक सुधार भी में अनेक कार्य किए गए थे। तो उस वह जो पीरियड था उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और यह एक्ट तो यहाँ पर आपको पढ़ना ही है। तो देखिए दोस्तों यह जो एक्ट था इसमें केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम अत्यधिक निर्णायक था। इस अधिनियम के हम प्रमुख प्रोविजन देखते हैं। पहला दोस्तों इसमें जो प्रमुख प्रोविजन है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, जो पहले की हमने जो देखा था सब बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, आप याद करिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो उन्हें जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, याद रखिएगा, यानी कि अत्यधिक केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, पहला ही था। इसी में प्रोविजन ये है, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। तो देखिए दोस्तों जो हमारी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति 1773 से शुरू हुई थी वो लगभग 50 सालों में, 50 साल कह सकते हैं, 50-60 वर्षों में इस लेवल पे पहुंच गई कि अत्यधिक केंद्रीकरण, पूर्ण केंद्रीकरण स्थापित हो गया। यानी कि एक ही जो प्रमुख अधिकारी था उसके ऊपर पूरी ब्रिटिश साम्राज्य का, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत था, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, या वह उसके द्वारा शासित किया जाने लगा। और ऐसे जो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे, पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। हम दूसरा प्रोविजन देखते हैं दोस्तों इस एक्ट का।
तो देखिए दूसरा जो हमारा प्रमुख प्रोविजन है इसमें है कि इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी विशुद्ध शक्ति से वंचित कर दिया। देखिए दोस्तों, जो विधायिका संबंधी कानून बनाने की या उनके नियंत्रण क्षेत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी में या बम्बई प्रेसिडेंसी में जो अधिकार दिए गए थे, तो वहाँ से उन्हें विशुद्ध रूप पर वंचित कर दिया गया, यानी कि अत्यधिक केंद्रीकरण किया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। ठीक है, विधायिका असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और यह जो निकाय था विशुद्ध रूप से एक विधायिका का असीमित अधिकार मिल गए और वह प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके साथ ही संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम महत्वपूर्ण था और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जैसे कि हमने पहले देखा, इसके प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा था 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। उसमें क्या हुआ था कि जो मद्रास और बम्बई हैं उनके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था और यहाँ पर वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है और उनकी विधायिका संबंधी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। साथ ही विधायिका संबंधी असीमित अधिकार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में मिल जाते हैं। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो तीसरा इस एक्ट का प्रमुख प्रोविजन ये था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिशनल वो निकाय थी, यानी जो भूमिका थी, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यह कंपनी के अधिकार वाले ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों को विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है, साथ ही दोस्तों इस एक्ट का जो चौथा प्रमुख प्रावधान ये था कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कंपनी ने ऐसा इस एक्ट के थ्रू इसमें कहा गया। लेकिन हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आप पढ़िए अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट में आया था आप बताइएगा। तो वहाँ से प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस एक्ट में ये 4 प्रमुख प्रावधान थे और इन्हें याद करने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा पहला जो प्रमुख प्रावधान था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला प्रमुख प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें असीमित नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। दूसरा जो प्रमुख प्रोविजन था दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहाँ से हुआ क्या था कि इसके जो विधायिका संबंधी अधिकार थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिए गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा आपका ये प्रमुख प्रावधान हो गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख प्रोविजन ये था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो एक व्यापारिक निकाय से, कॉर्पोरेट बॉडी से अब वो प्रशासनिक बॉडी में रूपांतरित हो गई थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और चौथा जो प्रमुख प्रोविजन ये था दोस्तों इस एक्ट में, जिसमें सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सका। तो आप इस तरीके से एक्ट को याद रख सकते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट एक्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है कंपनी के शासन के अधिनियम के अंतर्गत 1853 का चार्टर अधिनियम आता है और संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका स्वतंत्र भारत के इतिहास के संविधान में भी खासा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिएगा इसमें से कौन से प्रमुख प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था, जो जितने भी चार्टर एक्ट आए थे। और संवैधानिक 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो संवैधानिक विकास की दृष्टि से, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करिएगा और इसी दृष्टिकोण पर ध्यान में रखकर आपको मेंस और प्रीलिम्स में ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था दोस्तों। इस एक्ट की हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की बात की जा रही है, यानी कि जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है और जो कार्यपालिका जो होती है वह कहीं ना कहीं उसका क्रियान्वयन करती है। तो पहली बार इस अधिनियम में परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। आप इस सेंस में समझेंगे। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया, यानी कि एक प्रकार से छोटी संसद का निर्माण किया गया। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, यानी कि छोटी संसद, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया। दोस्तों आप याद रखिएगा, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। कहा गया परिषद की इस छोटी शाखा ने
परिषद की छोटी शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी दोस्तों, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी, ठीक है दोस्तों। तो यह इस एक्ट का पहला प्रमुख प्रोविजन था, यानी कि स्मॉल पार्लियामेंट। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो इसमें पार्लियामेंट की जो रोल है वो यहाँ पर शुरुआत होती है इस एक्ट के थ्रू। दूसरा जो इस एक्ट का प्रमुख प्रोविजन ये था दोस्तों, इस एक्ट में इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का शुभारंभ किया और इसे विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। देखिए दोस्तों, जब लॉर्ड रिपन का टाइम था और उस टाइम पर भारत की जो सिविल सर्विस थी इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उसी में से एक थी विशिष्ट सिविल सेवा, जहां भारतीयों पर एक उच्चतर पोस्ट के लिए रोक लगी हुई थी। तो इस एक्ट के थ्रू प्रावधान किया गया भारतीय सिविल सेवा के संबंध में, और उसके लिए भारतीय सिविल सेवा के संबंध में यहाँ पर आप देख पाएंगे मैकाले समिति की नियुक्ति की गई दोस्तों, ठीक है। इस एक्ट का जो तीसरा प्रमुख प्रोविजन ये था, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया, ठीक है, कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। देखिए दोस्तों, इस बात को आप कंसीडर करेंगे, भारतीय जो क्षेत्र था उसे इंग्लैंड राजशाही के अधीन विश्वास के तहत कब्जे का अधिकार दिया है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी का जो रोल था, समझने का प्रयास करिए कि ब्रिटिश संसद भी चाह रही थी अब कहीं ना कहीं उसे प्रत्यक्ष तौर पर भारत का शासन अपने अधीन कर लेना चाहिए, लेकिन जो हो सकता है काफ़ी कुछ समय बाद होता। लेकिन 1857 की क्रांति होती है, इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष तौर से वह ब्रिटिश सरकार के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसके तत्कालीन पश्चात कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधा नियंत्रण हो जाता है। तो देखिए यहाँ आगे देखिए आप, लेकिन पूर्व के अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इससे स्पष्ट था कि संसद कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया सकता था। तो वह 1857 की क्रांति इसलिए कहते हैं, कंपनी के शासन के लिए ब्रिटिश सरकार के यहाँ पर साम्राज्य के लिए एक प्रकार से उत्तेजक के कार्य किया उस क्रांति ने। और इसका जो इस एक्ट का दोस्तों जो चौथा प्रमुख प्रोविजन ये था कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, देखिए दोस्तों इस बात को आप कंसीडर करिए, केंद्रीय विधान परिषद अभी हमने देखा था, स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया गया, ठीक है, प्रारंभ किया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो 6 नए सदस्यों में से, जो अभी हमने देखा था 6 नए सदस्यों का चुनाव किया जाना था, उसमें से 4 का जो चुनाव था वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जब ब्रिटिश सरकार को एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था, क्योंकि विकेंद्रीकरण यहाँ पर थोड़ी सा हमें देखने को मिलता है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व वर्चस्व, स्थानीय जो प्रतिनिधित्व है उसे भी तवज्जो दी जा रही है। और इनडायरेक्टली आप यह भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी के शासन को लेजिटिमेट ठहराने के लिए, ब्रिटिश सरकार के शासन को लेजिटिमेट ठहराने के लिए कि यह सही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हुई या अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़े, तो उसकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालाक जो उन्होंने अपना एक पासा फेंका यहाँ पर और भारत को सम्मिलित करने का प्रयास किया। इसको आप दोस्तों इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने जो पहला प्रोविज़न हमारा ये था एसपी यानी कि स्मॉल पार्लियामेंट से रिलेटेड था कि कुछ 6 नए पार्षदों का स्थापना की गई और उसने केंद्रीय विधान परिषद का कार्य किया, स्थानीय केंद्रीय प्रधान परिषद के तौर पे भूमिका शुरू हुई, तो आप उसे स्मॉल पार्लियामेंट से जोड़ ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रमुख प्रोविज़न था इस एक्ट का, उसमें हमारा सिविल सेवा था, तो सिविल सर्विस में मैकाले समिति की नियुक्ति आई थी, दूसरा इससे याद रखेंगे आप। और कंपनी के शासन को यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार था उसको विस्तारित किया गया था, यानी किसी भी समय अब कंपनी का शासन समाप्त हो सकता था और ब्रिटिश सरकार सीधे नियंत्रण में ले सकती थी। और चौथा जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, यहाँ से हमने जो चौथा प्रोविजन पढ़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम जो मिलेंगे तो इसमें हम जो नेक्स्ट के जो प्रोविज़न आए हुए हैं, नेक्स्ट जो भी एक्ट आए हुए हैं 1857 क्रांति के बाद वाले जो भारत परिषद अधिनियम है या 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।